नमस्कार मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे 1857 की क्रांति की। कल हमने कुछ बिंदु यहाँ से अध्ययन कर लिया था। आज हम उससे आगे अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 की किताब चल रही है जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमने जो चर्चा की है, हम 2 मिनट के लिए उसका रिवाइज़ कर लेते हैं कि आपको इनमें से महत्वपूर्ण जो चीज़ थी वो क्या थी। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 1724 के बाद मराठों के आक्रमण में तेजी आई थी। अप्रैल 1734 में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये है कि इसके साथ ही ये चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट कि राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का प्रथम अवसर कौन सा था। तो आपको ध्यान में रखना है, अप्रैल 1734 में बुद्ध सिंह ने, जो बूंदी का पदच्युत शासक था बुद्ध सिंह, उसने सबसे पहले सहायता मांगी थी। उसके बाद हमने चर्चा की थी कि शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश दिया था और 28 परगने जयसिंह ने पराजय स्वीकार करने के बाद 28 परगने मराठों को दे दिए। उसके बाद हमने आगे चर्चा की थी जुलाई 1734 की। उसके साथ 17 जुलाई 1734 को एक हूडा में, जो भिलवाड़ा में है, वहाँ सम्मेलन हुआ। उसके अंदर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक सम्मिलित हुए थे। उसके अलावा पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला था। ऐसे करके हमने कुछ बिंदुओं के ऊपर यहाँ ध्यान दिया था और उनका अध्ययन किया था। सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये चीज़ है कि राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक कौन कौन थे। तो कोटा का राम सिंह, जोधपुर का तख्त सिंह, भरतपुर रियासत का जसवंत सिंह, उदयपुर स्वरूप सिंह, जयपुर का राम सिंह द्वितीय, सिरोही का शिव सिंह, धौलपुर का भगवंत सिंह, बीकानेर का सरदार सिंह, करौली का मदन पाल, टोंक रियासत नवाब वजीरुद्दौला। इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि सबसे जो मुस्लिम रियासत है, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, टोंक, और उसका शासक कौन था, नवाब वजीरुद्दौला। बूंदी का जो शासक था वह भी राम सिंह ही था। ये हमने चर्चा की, आप देख सकते हैं यहाँ, थोड़ा सा इसको पॉज करके आप देख लें। उसके बाद यहाँ जो शर्तें थी संधि की, उसका हमने अध्ययन किया था। इन शर्तों के अलावा अब हम आज आगे पढ़ेंगे, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो यकीन मानिए प्रत्येक एग्ज़ाम में आप औरों से कई गुना आगे होंगे, कई ज़्यादा अधिक आगे होंगे। ये आप बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि हम एक एक लाइन का अध्ययन करें, जो इम्पोर्टेंट है उसका हम अध्ययन करें। देखते हैं, राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी की संधि की थी। यानी मराठा आतंक से जो प्रभावित हुए थे राजस्थान के शासक, तो मराठा के आतंक से छूटने के लिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की। कब शुरू की? सबसे पहली संधि 1818 में। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। फिर सामंतों की शक्ति कुचलने लगे। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमजोर हो गई। जैसे कौन कौन से कदम उठाए? सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नकद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेष अधिकार प्राप्त थे। जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। किन्होंने किया? अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी थी, किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई। अब वे उतने प्रभावशाली नहीं रहे। आप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ये चीज़ समझिए कि आपको लाइन टू लाइन, इसलिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मराठा है, उनको भगाने के लिए क्या किया, उनसे निजात पाने के लिए क्या किया? अंग्रेजों से सहायता ली। फिर अंग्रेजों ने सामंतों के ऊपर, जागीरों के ऊपर शिकंजा कसा। किस प्रकार से कसा वो हम यहाँ देख सकते हैं कि शुल्क वगैरह, वहाँ सैनिक सेवा के बदले उनसे नकद रुपया वसूलना, ये सब अंग्रेजों की एक चाल थी। उसके बाद अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर
यहाँ हस्तक्षेप करने लगे। आप देख सकते हैं अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। इससे वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। यहाँ से ब्रिटिश सरकार के प्रति, अब आप देखिए कि ये जो 1947 की क्रांति हुई थी, सॉरी 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बीज कहाँ से बोए जा रहे हैं। इससे वहाँ की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया, देखो वहां कर दिया। अब अंग्रेजों ने क्या किया, जयपुर की जो राजमाता थी भटियाणी को अधिकारच्युत यानी उनको अधिकार से हटाने का प्रयास किया, तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लेक की हत्या कर दी। कप्तान ब्लेक की हत्या कहाँ हुई, जयपुर में। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यह बन सकता है कि उनकी हत्या क्यों की गई, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उनकी हत्या क्यों की गई, क्योंकि राजमाता भटियाणी जी जो थी उनको अधिकारच्युत करने का प्रयास किया अंग्रेजों द्वारा, इसलिए उन्होंने कप्तान ब्लेक की हत्या कर दी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना चाहिए। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हो गए। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बैठा दिया। अंग्रेजों ने यहाँ पर फिर हस्तक्षेप किया, क्योंकि शासक के अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। इसलिए इन्होंने क्या किया, अलवर और भरतपुर रियासतें जो थी वहां पर अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बिठाया गया। जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। अब महत्वपूर्ण क्या है, पॉलिटिकल एजेंट। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हर 2 एग्जाम में से 3 एग्जाम में से 2 एग्जाम में आता है, 2 में से 1 में जरूर आएगा। राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। अब यहाँ याद करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। देखिए कोटा यानी कोट में क्या लगता है, बटन लगता है, तो कोटा का मेजर बटन आप याद कर सकते हैं, आपको कभी भी भूलने की समस्या नहीं आएगी। ये लॉजिक लगाएं, कोटा यानी कोट, कोट पहनते तो क्या होता है, बटन लगाते हैं। जोधपुर रियासत का आपको ध्यान में रखना होगा, मैक मैसन। भरतपुर मॉरिसन। जयपुर, यहाँ आप वापस देखिए कि जयपुर में देखिए खेल का मैदान है जो कि सबसे बड़ा मैदान है राजस्थान का, और भारत का कौन सा, ईडन गार्डन। तो जयपुर का ईडन क्या हो गया, शासक हो गया, पॉलिटिकल एजेंट हो गया। उदयपुर, उदयपुर को हम कहते हैं मेवाड़ या उदयपुर बोल सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। यहाँ शावर्स, अब यहाँ देखिए कि उदयपुर के वहाँ झरने सबसे अधिक है और झरनों को हम शावर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं उदयपुर का शासक पॉलिटिकल एजेंट कौन था, शावर्स। और सिरोही का जेडी हॉल, सिरोही का कौन सा था, जेडी हॉल। इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। भरतपुर यानी मारवाड़ का नाम ले सकते हैं, तो मॉरिसन आ सकता है। उसके बाद राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठी, और ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों, कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में क्या क्या था, कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थी। यानी इनको समाप्त करना चाहते थे अंग्रेज, कन्यावध को, दास प्रथा को और सती प्रथा को। इस दिशा में उठाए गए कदम कौन कौन से थे, से जनता ये समझ लेगी अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत, साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा पैराग्राफ, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। प्रश्न जो बनेगा सीधा सीधा बनेगा कि राजस्थान की जनता या सामंत और राजा अंग्रेजों के खिलाफ क्यों हो गए, अंग्रेजों से असंतुष्ट क्यों थे। तो आपको थोड़ा सा सीधा सा ध्यान में रखना है, अंग्रेज
राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप करने लगे, आर्थिक संसाधनों पर अपना अधिकार जमाने लगे, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि कुछ ज़्यादा थी, सामंतों के विशेषाधिकार पर कुठाराघात होने लगा, सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करने लगे। इस प्रकार से ये सभी विरोधी बन गए। उसके बाद बात करते हैं ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने का लिए प्रयत्नशील है। ये उनके दिमाग में आ गया और ईसाई बना रहे थे। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों और साहित्यकारों ने विशेष और महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो कवि और साहित्यकार होते हैं उनके जो रचना होती है, उनके जो लेख होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं किसी के भी विचार को उलट पलट करने के लिए। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे तथा उन शासकों एवं सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कवि बांकीदास, राघोदास, सांदुगांगजी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्रण आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति में किन कवियों और साहित्यकारों ने विशेष योगदान दिया जिससे कि ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपने में सहायता मिली। तो आपको ध्यान में रखना है बांकीदास, राघवदास, सांदुगांगजी और महाकवि सूर्यमल मिश्रण। आगे बात करते हैं। यहाँ से हर लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो तो इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको अभी नाम बताए। सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे। सब में कितने हजार सैनिक थे? 5000 सैनिक थे। किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था, यानी सभी भारतीय थे। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। अब ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक प्रश्न नहीं आया है पर हो सकता है इस बार दे दे आगे आने वाले भविष्य में जो भी एग्जाम हो कि 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी। ये तो आपको पता है 6 सैनिक छावनियाँ। ये पूछा जाए कि इन 6 सैनिक छावनियों में कुल कितने अंग्रेज अधिकारी थे, तो 30 अंग्रेज अधिकारी थे। और अंग्रेज सैनिक कितने थे? तो अंग्रेज सैनिक कोई नहीं था। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को यहाँ आवश्यक निर्देश भेजे कि क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दें और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उन्हें उनका कठोरतापूर्वक दमन करें। अब आपको ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो क्रांति हुई वो कहाँ कहाँ हुई, उन क्रांति के कारण क्या थे, उनको कैसे रोका गया, किनके सहयोग से क्रांति की गई, ये सब हम देखेंगे। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ? नसीराबाद से। पहला प्रश्न। आप कॉपी पेन लें, साथ के साथ नोट करते चलें, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है और हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसके कारण क्या थे क्रांति के कि नसीराबाद में क्रांति हुई। सबसे पहले क्रांति नसीराबाद में हुई। नसीराबाद में क्रांति कब हुई थी? आप थोड़ा सा यहाँ नहीं है तो आप लिख लें 28 मई को। ठीक है, 10 मई को मेरठ से क्रांति प्रारंभ हुई और 28 मई को नसीराबाद से क्रांति प्रारंभ हुई। उस समय नसीराबाद में कौन से सैनिक थे? उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली मुंबई लांसर्स के सैनिक विद्यमान थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नसीराबाद सैनिक छावनी में कौन सी टुकड़ी विद्यमान थी या कौन सी सैनिक विद्यमान थे। तो आपको ध्यान रखना है 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और बम्बई लांसर्स के सैनिक, पहली बम्बई लांसर्स के सैनिक नसीराबाद में थे। क्योंकि 15वीं और 30वीं तो हर बार पूछा जाता है, ये कभी नहीं पूछा गया। हो सकता है अब की बार ये निकल के आ जाए सामने कि आप प्रश्न ये आ सकता है कि बताइए बम्बई लांसर्स के सैनिक किस सैनिक छावनी में थे। तो आपको ध्यान में रखना है नसीराबाद सैनिक छावनी में। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई, अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। अगला बिंदु है कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। ये जो 15वीं इन्फेंट्री थी पहले तो अजमेर
रक्षा कर रही थी, उसके बाद इनको यहाँ से हटा के नसीराबाद भेज दिया गया। संदेह के कारण उसे वहाँ से नसीराबाद भेज दिया गया। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। उसके बाद इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर उन्हें कर विद्रोह का संदेश प्रसारित किया। अगला देखिए, भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। अगला बिंदु है, भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपीय सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया था और बाद में जब यह बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई थी। इन्हीं कारणों से 28 मई, ये मैंने ऊपर बता दिया है, फिर भी देखिए, इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोप खाने पर अपना अधिकार कर लिया। यानी इसी दिन से क्रांति प्रारंभ हो गई। सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कहाँ की गई? नसीराबाद में। या नसीराबाद सैनिक छावनी में किन दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई? तो मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी। लेफ्टिनेंट लॉग तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। जो अंग्रेज अधिकारी थे ये कहाँ शरण लेते हैं? ब्यावर में शरण लेते हैं। ये प्रश्न कभी नहीं पूछा गया। बार बार एक ही एक प्रश्न पूछा जाता है कि मेवाड़ में कहाँ पर शरण ली? तो उदयपुर में जग मंदिर में जो शरण ली थी कोटा के अंग्रेज अधिकारियों ने, वो प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि नसीराबाद से भागे हुए सैनिक अंग्रेज अधिकारी जो थे वो कहाँ शरण लेते हैं? तो वो ब्यावर में शरण लेते हैं। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई। इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बही। यानी केवल इन्होंने 4 ब्रिटिश अधिकारियों की ही हत्या की थी। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले। अंग्रेज पलटन पर पीछे से आक्रमण किया जिसमें से अंग्रेज पराजित हो गए। ये हमने अध्ययन किया कि नसीराबाद सैनिक छावनी में कौन सी बटालियन थी। तो इसमें से महत्वपूर्ण एक चीज़ ये निकल के आई, क्योंकि ये दोनों तो आपको पता है, 15वीं और 30वीं बंगाल इन्फेंट्री। बम्बई लांसर्स एक ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो एक तो ये आपको ये ध्यान में रखना है। क्रांति के कारण आपके सामने हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। और 28 मई आपको डेट याद होनी चाहिए। तोप खाने पर अधिकार कब किया गया? तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, जब क्रांति होगी तभी अधिकार कर दिया गया। उसके बाद किन सैनिकों की हत्या की गई अंग्रेज नसीराबाद में? तो एक तो मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या की गई। लॉक और कप्तान हार्डी घायल हो गए। और दूसरी चीज़ है कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न इस अंदर से, अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर कहाँ शरण ली? आपको ध्यान होना चाहिए, ब्यावर में उन्होंने शरण ली थी। कितने विद्रोही सैनिकों ने कितने विद्रोही अधिकारियों को या ब्रिटिश अधिकारियों को मौत के घाट उतारा या उनकी हत्या की? तो आपको ध्यान में रखना है 4 अधिकारियों को। ये आज हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमें किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट लाइन है, देखिए आप गाइड भी पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, और गाइड होनी भी चाहिए। तो उस गाइड के अंदर ये सब चीज़ें हैं। उस गाइड में मैंने किसी भी गाइड में अगर कुछ चीज़ नहीं देखी है तो एक तो ये कहीं नहीं लिखा होता है कि अंग्रेज अधिकारी नसीराबाद से भागकर कहाँ गए थे। अधिकतर पूछा जाता है कोटा के अधिकारी भागकर कहाँ गए थे, और वो लाइन वहाँ होती है कि भाई उदयपुर के जग मंदिर में गए थे। अब ये प्रश्न कहीं से भी पुट हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नसीराबाद से जो अधिकारी भागे थे वो ब्यावर में गए थे। दूसरी बात, कौन सी सैनिक टुकड़ी नसीराबाद सैनिक छावनी में थी? तो 15वीं और 30वीं बटालियन तो आपको ध्यान है। अब आपको बम्बई लांसलर्स भी याद में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी हत्या की, ये सब चीज़ है, आप इसको नोट डाउन करते चलें। अब हम बाकी का अध्ययन कल करेंगे। 2 क्लास हो चुकी है, बाकी अध्ययन हम कल करेंगे कि बाकी जो सैनिक छावनियाँ हैं वहाँ विद्रोह कब कब हुआ, वहाँ कौन कौन से सैनिक थे। इसमें सैनिकों के बारे में सब चीज़ बताई जाएगी। आपको पूरी डिटेल बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस
के नोट्स अगर आपने बना लिए, फिर उसके बाद ये कॉपी देखने की, आप किताब देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यकीन मानिए आप सबसे आगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लगातार इन वीडियो को देखते रहें और इनके नोट आप बनाते रहें। नोट्स बनाएंगे तो आप ये मानिए कि अभी रीट का एग्ज़ाम जनवरी में है, उसके अलावा सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम आ रहा है, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आ रहा है, तो वहाँ से ये 2 लाइनें, बाकी तो आपने पढ़ लिया होगा, अब रिवीजन चल रहा होगा, तो ये 2 लाइनें आप निकाल कर काम कर सकते हैं, आप औरों से आगे जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।